एक गरीब माँ का दर्द। सुमन बारिश में भागी जा रही थी। उसकी बेटी बुखार में तप रही थी। वह अपनी बेटी मनु के लिए दवाइयों का इंतजाम करने जा रही थी। उस छोटे से घर में वह अपनी बेटी के साथ 1 साल से रह रही थी। कोई नहीं जानता था कि सुमन कहाँ से आई है। वह मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पाल रही थी। उसकी बेटी आज 2 साल की हो चुकी थी। उसकी बेटी बोल नहीं सकती थी। उस दिन सुमन को कुछ मजदूरी नहीं मिली। वह भूखी ही फुटपाथ पर भागी जा रही थी। अपनी बेटी को सोता ही छोड़ गई। दवाई लाना बहुत ही ज़रूरी था। सारी रात उसे गोद में लेकर उसकी ठंडी पट्टी करती रही। रास्ते में उसे एक रईस औरत मिली। वो शक्ल सूरत से किसी धनी परिवार की लग रही थी। उसके पास सामान से भरे 2-3 सूटकेस थे। वह औरत सुमन को कहने लगी, कृपया सामान उठाने में मेरी मदद करो। महिला का सामान उठाते हुए सुमन बोली, बहन तुमको कहाँ जाना है? उस महिला की सामान उठवाने में मदद की। वह बोली, मुझे बस अड्डे छोड़कर चले जाना, बस स्टॉप आने ही वाला था। उस महिला ने सुमन को 500 रुपये का नोट पकड़ा कर कहा, धन्यवाद। सुमन 500 रुपये का नोट लिए फूली नहीं समा रही थी। आज तो मैं अपनी बेटी को पेट भर के दूध पिलाऊंगी। घर ढेर सारा सामान ले जा सकती हूँ। उसने जल्दी जल्दी बाजार से सामान लिया और केमिस्ट की दुकान से दवाइयाँ ली। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए घर पहुँच गई। अपनी बेटी को प्यार करके बोली, देख आज से तू भरपेट खाना खाएगी। उसने दवाई मनु को खिला दी थी। थोड़ी देर बाद उसका बुखार देखा, वह उतर चुका था। नन्ही मनु एक बार फिर दूध पी कर सो गई। सुमन अपने मन में बोली, बेटी तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। उसने बिस्तर पर जैसे ही सारा सामान रखा, अचानक उसकी नज़र उस महिला के पर्स पर पड़ी। वह जल्दी में उस महिला का पर्स लेकर आ गई थी। वह सोचने लगी कि वह औरत उसे चोर समझ रही होगी। उसने पर्स खोला, उसमें ढेर सारे रुपए पड़े थे। उसने उस औरत का पर्स खोला, उसमें एक कार्ड पर उस औरत के घर का पता भी लिखा था। वह सीधे सीधे पुलिस थाने में जाकर बोली, इंस्पेक्टर साहब, अभी एक मालकिन का सामान उठाकर रेलवे स्टेशन पर मैं छोड़ने गई थी। उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए। वह जल्दबाजी में अपना पर्स यहीं भूल गई। उस पर्स में 50,000 रुपये थे। उसने अपना नाम अनुराधा बताया था। पुलिस इंस्पेक्टर के पास थाने जाकर बोली, बाबू साहब, उससे पहले कि वह औरत मुझे चोर समझे, आप इस लिखे पते पर या रुपए पहुंचा देना। मैं तो ठहरी गरीब मजदूर। उसको शाबाशी देते हुए पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, शाबाश, तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान इस दुनिया में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। पुलिस ने उसकी फ़ोटो खींचकर अपने पास रख ली थी। सुमन रुपए लौटाकर वापस घर आ रही थी, तभी बड़ी तेज़ बारिश होने लगी। तूफान भी आ गया था। वह दौड़कर अपनी झोपड़ी में पहुंचना चाहती थी। वह अपनी बेटी को झोपड़ी में अकेली छोड़कर आ गई थी। भागते वक्त एक रईस आदमी की गाड़ी के नीचे आ गई। उस रईस आदमी ने उधर उधर देखा, कोई उसे देख तो नहीं रहा है। उसने जल्दी से सुमन को गाड़ी में उठाकर डाला, उसे अस्पताल ले गया, उसका इलाज करवाया। इसके सिर पर गहरी चोट आई थी। उस रईस आदमी ने अस्पताल के लोगों से मिलकर कहा कि इस औरत को जब होश आएगा मुझे खबर कर देना। सुमन को जैसे ही होश आया, डॉक्टरों ने सेठ बनवारी को फ़ोन करके सूचना दे दी। डॉक्टरों ने कहा कि सिर पर चोट लगने के कारण इसकी याददाश्त चली गई है। धीरे धीरे याद करने पर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। इसको 10 दिन बाद फिर दिखा जाना। उसने सुमन को गाड़ी में बिठाया और उसे एक सुनसान स्थान पर छोड़ दिया। वह एक दिन यूं ही वृक्ष के नीचे पड़ी रही। सुबह सुबह जब उसे होश आया तो उसे अपने घर की याद आने लगी। वह पुकारने लगी, मनु मनु, लेकिन उसकी जुबान नहीं निकली। उसे अपना घर याद था। वह अपनी झोपड़ी में आई। उसकी बेटी अभी भी बेहोश थी। उसने जल्दी से अपनी बेटी को उठाने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। वह डर के मारे बेहोश हो गई थी। अपनी माँ को देखकर अपनी माँ से लिपट गई। उसकी माँ ने बिस्कुट घर पर रखे थे। उसने उसे वह खाने के लिए दिए। वह उसकी बार बार ठंडे पानी की पट्टी करती रही। उस दिन के बाद सुमन गूंगी हो गई थी। सुमन अपनी झोपड़ी से मांगने निकल जाती, शाम तक जो मिलता अपना और अपनी बेटी का पेट भरती थी। दिन बीत रहे थे। उसकी बेटी 4 साल की हो गई थी।
वह घर के बाहर ही खेला करती थी। उसके घर के पास ही एक बच्चा खेला करता था, उसका नाम था करण। वह छोटे से कस्बे में रहता था। पास के कस्बे में एक गवर्नमेंट स्कूल था, उसमें वह पढ़ने जाता था। मनु उसको हर दिन बन सवर कर स्कूल जाते देखा करती थी। उसका भी मन करता कि वह भी करण को पूछेगी कि वह सुबह सुबह हर रोज़ कहाँ जाता है। एक दिन वह जब स्कूल जा रहा था, उसके पीछे पीछे चलते हुए स्कूल पहुंच गई। उसे समझ नहीं आया यहाँ इतने सारे बच्चे क्या करने आते होंगे। यहाँ पर तो बहुत सारे अपने जैसे बच्चे हैं, ये मज़े से मस्ती करते फिरते होंगे। करण सेठ जी के बड़े भाई का बेटा था, पर वहाँ अपने चाचा चाची को ही अपने माता पिता समझता था। वह भी करण से बहुत ही प्यार करते थे। वह उसे खेलने जाने के कभी भी नहीं रोकते थे। उन्हें पता था कि अगर जिद करेगा तो वह कहीं अपने असली माता पिता के पास न लौट जाए, इसीलिए वह उसे खेलने के लिए मना नहीं करते थे कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए खेलना बहुत ही ज़रूरी होता है। वह उस पर कभी खेलने पढ़ने के लिए दबाव नहीं डालते थे। वह जब भी खेलने जाता तो वह मनु के साथ ही खेलता था। मनु उसे बहुत ही अच्छी लगती थी। वह उसके इशारों वाली भाषा समझने लगा था। वह अपनी माँ से कहता था कि पड़ोस में मेरी एक दोस्त है, वही मेरे सबसे अच्छी दोस्त है। मुझे सब दोस्तों में वह बहुत ही पसंद है। सबके सब तो कुछ ना करके मांग मांग कर मेरा दिमाग खा जाते हैं। वही एक सबसे भिन्न है जो मुझसे कुछ नहीं मांगती, मुझे सारी बातें इशारों इशारों में समझाती है। उसकी माँ उसे कहती, क्या तुम्हारी दोस्त गूंगी है? वह बोला, हाँ ऐसा ही समझो। माँ बोली, बेटा तू उसकी बात कैसे समझ जाता है? वह बोला, मनु सारी बातें मुझे इशारों में समझाती है, उसकी हर बात आसानी से मैं समझ सकता हूँ। उसकी माँ बोली कि बेटा तुमने उससे नहीं पूछा कि तुम कहाँ रहती हो? वह बोला कि हमारे पड़ोस में ही रहती है। उसकी माँ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। उसका अपनी माँ के सिवा कोई भी नहीं है। वह अपनी माँ के लिए खाने पीने का प्रबंध करती है। उसकी माँ बोली, बेटा ऐसे लोगों से दूर ही रहना, ऐसे लोग नाटक करना भी जानते हैं। पर वह हर रोज़ मनु के साथ खेलने जाता था। एक दिन मनु ने उससे पूछा, तुम हर सुबह सुबह कहाँ जाते हो? वह उसे बताता है कि मैं स्कूल पढ़ाई करने जाता हूँ। उसे स्कूल में कुछ भी समझ नहीं आता है। पढ़ाई बहुत ही बुरी चीज़ होती है। इशारों से मनु बोली, इतनी बुरी चीज़ होती है, तू वहाँ क्यों जाता है? वह बोला, माँ कहती हैं रुपया कमाने के लिए और अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरे दिन करण नहीं आया। वह उस पर गुस्सा हुई। वह बोला कि मैं बीमार हो गया था। उसने इसे इशारे में शरीर को छूकर बताया, उसे बुखार हो गया था। वह डॉक्टर के पास गया था। मनु बोली कि मेरी माँ भी बीमार है, मुझे बताओ कि वह डॉक्टर कहाँ मिलेंगे। करण उसे डॉक्टर के पास ले गया। उसने इशारे से डॉक्टर को सब कुछ समझा दिया। वह भी अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर आ गई। डॉक्टर ने उसकी माँ को दवाई दे दी। उसकी माँ ठीक हो गई थी। वह करण को बोली कि मैं भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ना जाना चाहती हूँ। करण बोला, तुझे स्कूल में कोई नहीं मानेगा। वह बोली, मैंने तुम्हारी अध्यापिका को पढ़ाते देख लिया था। वह बाहर बैठकर पढ़ती है, वहाँ पेड़ के नीचे कक्षा लेती हैं। मैं पेड़ पर बैठकर सारा पाठ ध्यान से सुनूंगी। तुम क्या पढ़ते हो? करण बोला, मैडम जो पढ़ाती हैं वह मुझे समझ ही नहीं आता है। मैं हर रोज़ पेड़ पर बैठकर पाठ समझकर तुम्हें पाठ पढ़ा दिया करूँगी और तुम्हें इशारों में सब कुछ समझा दिया करूँगी। हर रोज़ प्रार्थना शुरू होने से पहले उस पेड़ पर बैठ जाया करूँगी। पेड़ पर बैठकर सब सुना करूँगी और तुम्हें सब सिखा दिया करूँगी। उसने इशारे से करण को समझाया। वह रोज़ सुबह प्रार्थना शुरू होने से पहले पेड़ पर बैठ जाती और जब छुट्टी होती घर को करण के साथ वापस आती। वहाँ पर पेड़ से तब तक नहीं उतरती थी जब तक स्कूल बंद नहीं हो जाता था। छुट्टी होने के पश्चात करण उसका इंतज़ार किया करता था। एक दिन मैडम कक्षा में बच्चों को पढ़ा रही थी कि बेटा छोटे बच्चों से ही बड़े चोर बनते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार नहीं मिलते तो वह चोरी करना सीखते हैं। कल मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा एक बड़े नवयुवक की जेब से रुपए निकालकर भाग गया। मुझे उस बच्चे के लिए बहुत ही दुख हुआ। उसे चोरी करते उसकी माँ ने नहीं रोका। एक दिन वह बहुत ही बड़ा चोर बन जाएगा। यह सब बातें वह मनु सुन रही थी। घर आकर वह भी सोचने लगी कि वह भी तो कई बार कितने लोगों के रुपए चुरा चुकी है। उन लोगों का चेहरा मुझे याद है। उन लोगों के सारे रुपए वापस कर दूंगी। तब तक मैं मांग कर ही पेट भर लूँगी। दूसरे दिन करण ने उसे चुपचाप देखा तो वह बोला कि तुम्हें क्या हुआ है? वह कुछ नहीं बोली। उसने इशारे
से सब कुछ समझाया। करण को इशारे से एक दिन बोली कि मेरा भी स्कूल में पढ़ने का मन नहीं करता है। मेरी माँ पहले बोलती थी, मुझे से बात भी करती थी। न जाने मेरी माँ को क्या हुआ है कि उसने बोलना ही बंद कर दिया। वह मेरी तरह ही बन गई हैं। वह तो अब बाहर भी नहीं निकलती हैं। मैं अपनी माँ के लिए क्या कर सकती हूँ? करण उसकी बातें सुनकर बोला, देखो एक दिन मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा और तेरी माँ का इलाज करवाऊंगा। वह जो भी कुछ सुनती उसे समझ जाता था। करण को होमवर्क करवा देती, बदले में वह अपनी गुल्लक के रुपए निकालकर उसे दे देता। उससे वह राशन का प्रबंध करती। एक दिन उसे वही मैम साहब मिली जिसकी जेब से उसने रुपए चुराए थे। उसने देखा कि उस लड़की के पीछे गुंडे पड़े हैं। वह उसका पर्स गुंडे झपट कर ले गए और उसने पर्स छीनकर उस मैम साहब को थमा दिया। शाबाश बेटा, उसने मनु को 50 रुपए दिए। वह यह सोचने लगी कि उसने उन गुंडों को पहले भी कहीं देखा है। उसे याद आया कि उसने भी तो एक दिन उन गुंडों का पर्स चोरी किया था। वह उन गुंडों का पर्स वापस कर देगी। उसने सोचा कि मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। स्कूल में अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। मुझे मैडम की बातें अच्छी लगती हैं। मैडम ने उन्हें बताया कि उन बच्चों की जुबान सदा के लिए चली जाती है जो चोरी करते हैं। मेरी माँ की भी आवाज़ नहीं है। हाँ हाँ, माँ ने भी शायद मुझे खिलाने के लिए चोरी की होगी। इसी तरह मेरी आवाज़ भी चली गई। एक दिन जब वह घर आ रही थी तो उसे भी वही गुंडे दिखाई दिए। उसे देखकर गुंडों ने भी उसे पहचान लिया। वह लड़की वहाँ जाती, उस दिन वह उसके पीछे पीछे चलने लगे। तुमने हमसे उस दिन हमारा पर्स उड़ाया था, परंतु तुम भाग गई थी। वह इशारे से उन गुंडों को बोली कि मेरे साथ चलो। वह गुंडे उसके पीछे चलने लगे। वह एक झोपड़ी में घुस गई। उसे झोपड़ी में घुसता देखकर वह भी झोपड़ी में अंदर आ गए। मनु ने उनको पर्स देकर कहा कि यह लो अपना पर्स। अपनी माँ की ओर इशारा किया। बोली, वह भी मेरी तरह मुँह से नहीं बोलती हैं। उस दिन के बाद वह उस लड़की पर दया करके कभी कभी उसे कुछ ना कुछ दे दिया करते थे। पुलिस के डर के मारे उनके घर में ही छुप जाते थे। मनु को तो पता ही नहीं होता था कि वह उसके घर में क्यों छिपते हैं। मैडम बच्चों को हर दिन नया नया ज्ञान सिखाती थी। करण की अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली थी। बच्चों को स्कूल में जगह कम होने से बाहर की बिठाना पड़ता था। वह करण को पेड़ पर बैठकर ही इशारे में सारे सवाल करवा देती थी। मैडम करण के सारे सवाल सही देखकर बोली, तुम बताओ कहाँ से नकल करके आए हो? तुम तो कभी याद करके ही नहीं आते हो। वह कुछ नहीं बोला। एक दिन बड़े जोर की बारिश हो रही थी। मनु पेड़ पर बैठी बैठी बिल्कुल भीग गई थी। 1 घंटे तक वर्षा में भीगती रही। पेड़ पर बैठे बैठे उसे बहुत सर्दी लग गई थी। उस दिन मैडम ने सारे बच्चों को अंदर ही बिठाया। शाम को जब करण पेड़ के पास आया तो मनु के पेड़ पर ही नींद आ गई थी। उसे बुखार भी आ गया था। दूसरे दिन भी मनु स्कूल नहीं आ सकी। मैडम ने करण को पूछा, आज क्या बात है, तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो? आज तो तुम्हारा कोई सवाल ठीक नहीं है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आज वह क्या उत्तर देता? उसको समझाने वाली मनु आज स्कूल ही नहीं आई थी। उसको बुखार आ गया था। करण ने स्कूल से वापस आकर उसे दवाई दी। उसका बुखार उतर गया था। करण अच्छे अंक लेकर पास हो गया था। करण अपने मन में सोचने लगा कि वह भी तो गलत कर रहा है। पास होने के लिए मनु का सहारा ले रहा है। नहीं नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मुझे डॉक्टर बनना है। मैं अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दूंगा। काश मनु एक सामान्य लड़की की तरह होती। वह मुझसे अपने मन की बातें करती। वह मुझसे मुँह से बोलकर अपने मन की सारी बातें करती। उसकी हर एक बात को वह समझता था। एक दिन स्कूल में मैडम ने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि हमारे आस पड़ोस में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो स्कूल न जा रहा हो, उसे स्कूल लेकर आना। करण खुश होकर बोला, हाँ हाँ, मनु को मैं स्कूल लेकर आऊँगा। मैडम बोली, मनु कौन है? तुम्हारे माता पिता ने तो कहा था कि हमारे कोई बच्चा नहीं है करण के अलावा। फिर यह मनु कहाँ से आई? करण बोला, वह बहुत होशियार है। वही हर काम में मेरी मदद करती है। वह मुँह से नहीं बोल सकती है। वह मेरे पड़ोस में ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। मैडम बोली, दिव्यांग बच्चों को हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। मैडम की बातें सुनकर वह चुप हो गया। एक दिन उसी तरह मनु पेड़ पर बैठी थी। उसने 2-3 नकाबपोश को स्कूल के ऑफिस में घुसते देखा। उसे समझ आ गया था कि वे कोई चोर लगते हैं। उसने देखा कि वह नकाबपोश स्कूल के अंदर आकर उस पेड़ के पास खड़े हो गए थे। उन्होंने सारे ऑफिस का जायजा लिया। उस दिन मैडम ने कक्षा बाहर लगाई थी। मनु को करण अपने स्कूल की सारी बातें बता दिया करता था।
करण ने उसे उस दिन बताया कि 4 तारीख को स्कूल की सारी फीस इकट्ठी होती है और दूसरे दिन सारा कैश बैंक में जमा करवाया जाता है। उन गुंडों ने बाहर आकर एक दूसरे को यह बातें बताई, एक दूसरे के पीछे छिपकर और वापस में बातें करने लगे। मैडम ने अभी अभी 20,000 रुपये गले में रखे हैं और हेडमास्टर जी को 50,000 रुपये की ग्रांट ऑफिस का काम करवाने के लिए आई हैं। मैंने चुपके से बक्से में डालते हुए और उन्हें रुपये गिनते हुए देख लिया। हम कल 5 बजे आएंगे और उस पेड़ के पास छिप जाएंगे। कल यहाँ से सारा कैश लेकर फरार हो जाएंगे। वह बोले, यार अब नकाब तो उठा दे। उन्होंने जैसे ही नकाब उठाया, मनु उन्हें देखकर हैरान हो गई। वह तो वही खूंखार लोग हैं जिनका पर्स लेकर वह भागी थी और उसने वह वॉलेट लौटा दिया था। अब मुझे समझ में आया कि वह छिपने के लिए मेरे घर में क्यों आते हैं, क्योंकि इस झोपड़ी में तो कोई भी उन्हें देख नहीं पाएगा। कल भी चोरी करने के बाद वह हमारी ही शरण के लिए आएंगे। वह गुंडों को जब उनकी आंखों में ओझल हो गई, वह तुरंत पेड़ से उतरी और अंदर ऑफिस में चली गई। करण की अध्यापिका का हाथ पकड़ के इशारे से बोली। वह बहुत ही डरी डरी नजर आ रही थी। मैडम सोचने लगी कि कहीं वह गूंगी बच्ची तो नहीं जिसके बारे में करण बता रहा था। करण को बुलाने के लिए मैडम ने एक लड़के को कक्षा में भेजा। करण मनु को मैडम के सामने देखकर चौंक पड़ा। मैडम को बोला, यही मनु है। मनु ने उसे इशारे से सारी बात समझाई। मैडम और मुख्याध्यापक मनु और करण को इशारे से बात करते हुए देख रहे थे। मैडम यह कह रही हैं कि इसने अभी उन गुंडों को यहाँ देखा है। वो ऑफिस से कैश लेकर भागने की साजिश कर रहे हैं। मनु ने हाथ के इशारे से बताया कि वे 4 गुंडे कल आने वाले हैं। उन्हें पता है कि कल सारे के सारे बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। उन्होंने हेडमास्टर जी को एक दिन बात करते सुन लिया था। ऑफिस की ओर तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा। यह सब बातें मनु ने सुनी थी। मनु की पीठ थपथपाते हुए हेडमास्टर साहब बोले, तुम कितनी होशियार बच्ची हो। करण बोला, मैडम इसका भी पढ़ाई करने का मन होता है था, इसीलिए वह हर रोज़ पेड़ पर बैठकर आपके पढ़ाए पाठ को ध्यान से सुनती थी। पहले वह भी चोरी करती थी। जिस दिन आपने बताया था कि इंसान को चोरी नहीं करनी चाहिए, उस दिन से उसने चोरी नहीं की और सारा रुपया उन सबको वापस कर दिया। उसकी जेब से उसने पैसे चुराए थे। मैडम कहने लगी कि अगर कल उसकी बात सच्ची होगी तो हम उसकी सहायता अवश्य करेंगे। उसकी पढ़ाई का खर्चा भी हम उठाएंगे। दूसरे दिन स्कूल के हेडमास्टर ने सभी बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बुलाया। सभी बच्चे अध्यापक के कमरे में रिहर्सल के लिए इकट्ठे हो गए थे। चोरों को सजा दिलाने के लिए मुख्य अध्यापक ने पुलिस की कड़ी निगरानी करवा दी थी। पुलिस वाले सामान्य वेशभूषा में स्कूल के बाहर पहरा दे रहे थे। वह गुंडे जैसे ही स्कूल के ऑफिस में घुसे, उन्होंने सारे का सारा कैश निकाला। पुलिस वालों ने उन्हें दबोच लिया। दोनों गुंडों ने पुलिस वालों पर हथौड़े से प्रहार किया। दोनों पुलिस वाले जख्मी हो गए थे और उन दोनों को चकमा देकर कैश लेकर फरार हो गए थे। पुलिस की पहरेदारी के बावजूद भी वह गुंडे भागने में सफल हो गए थे। मनु दौड़ी दौड़ी जाकर करण को बोली कि मैं इन गुंडों को पहचानती हूँ। वह आश्रय लेने के लिए हमारी झोपड़ी में गए होंगे। स्कूल वालों ने तब तक और पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया था। सचमुच ही वह गुंडे आश्रय के लिए मनु की झोपड़ी में गए हुए थे। पुलिस वालों ने उन्हें पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। स्कूल में मनु की बहादुरी की प्रशंसा हो रही थी। मुख्याध्यापक जी ने मनु की पढ़ाई के लिए सरकार को लिखा था। करण के भी परीक्षा में अच्छे अंक आए थे। बच्चों के माता पिता और बड़े बड़े सम्मानित लोगों को स्कूल में बुलाया गया था। स्कूल में इसीलिए बुलाया था ताकि उन्हें इनाम दिया जा सके। सभी के सभी बच्चे हॉल में उपस्थित थे। करण मनु का हाथ पकड़े उसे मेज के पास ले जा रहा था। मनु के पिता एक जाने माने रईस सेठ थे। मनु अपनी माँ सुमन को भी स्कूल लेकर आई थी। मुख्याध्यापक जी ने कहा था कि बेटी तुम अपनी माँ को भी साथ लेकर आना। उसकी माँ सारा भाषण सुन रही थी। करण के पिता सब बच्चों को पुरस्कार दे रहे थे। मनु की माँ के सामने करण के पिता का चेहरा आ गया। वह बारिश में भागी जा रही थी। उसे याद आ गया, इस व्यक्ति की गाड़ी के नीचे आकर वह कुचल गई थी। अस्पताल से वापस आने पर उस व्यक्ति ने उसे सुनसान सड़क पर छोड़ दिया था। फंक्शन शुरू होने वाला ही था। मनु की माँ बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। उसको बेहोश होता देखकर सभी अध्यापक आपस में कहने लगे कि इस लड़की के कारण हमें इतनी रकम वापस मिली है। फंक्शन हम फिर किसी और दिन कर लेंगे। उन्होंने मनु की माँ को जल्दी से अस्पताल पहुँचाया। मनु को उसकी माँ ने अपने पास बुलाया और इशारे से कुछ कहा। सेठ जी को याद आ गया।
वह तो वही औरत है जो उसकी गाड़ी के नीचे आ गई थी। उसने उसे इलाज करवाने के बाद सुनसान सड़क पर छोड़ दिया था। उस दिन उस औरत को हाथ हिलाते देखा था, मानो इशारे से वह कुछ कहना चाह रही हो। उस दिन उसकी बात सेठ जी ने अनसुनी कर दी थी। शायद भगवान ने उन्हें उनके कर्मों की सजा दी थी। उसके अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने भाई के बेटे को अपने पास रखा था। उसकी आंखों के सामने हरदम उस मजदूर का चेहरा आता था। उसका इलाज करवाने के बाद उसको सुनसान सड़क पर छोड़ दिया था। उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की कि वह जिंदा भी है या मर गई। लेकिन उसको आज अपने सामने देखकर सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पता चल गया था कि वह ही उसकी बेटी है जिसकी ओर वह इशारा कर रही थी। सेठ जी को इशारे से सब समझाकर बेहोश हो गई। मनु मौन अवस्था में अपनी माँ को देखे जा रही थी। सेठ जी बोले कि आज मैं उसकी बेटी की पढ़ाई का खर्चा अपने हाथों लेता हूँ। मेरे अपने कोई बेटी नहीं है, मैं इसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगा, हो सकता तो इसका इलाज भी करवाऊंगा। डॉक्टर साहब, उसकी माँ बेहोश हो गई थी, उसे होश आ रहा है, शायद वह कुछ कहना चाहती है। सेठ ने सुमन को पहचान लिया। सेठ ने हाथ जोड़कर सुमन को से क्षमा मांगी और कहा कि आज से तुम्हारी बेटी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उसकी आवाज़ को लौटाने में उसकी मदद करूंगा। सेठ जी ने मनु और उसकी माँ को अपने घर में एक छोटा सा घर रहने के लिए दे दिया। सेठानी से जब मिले तो अनुराधा ने सुमन को पहचान लिया। बोली, तुम तो एक नेक इंसान हो, मुझे मेरा पर्स मिल गया था। मैं तुम्हें इनाम दिलवाने के लिए पुलिस स्टेशन भी गई, लेकिन तुम नहीं मिली। सेठ जी ने सारी कहानी अपनी पत्नी अनुराधा को सुनाई। अनुराधा बोली, तुम दोनों सचमुच महान हो। अनुराधा ने करण को आवाज़ दी, देखो मैं आज किसे घर लेकर आई हूँ। आज तुम्हारी बहन तुम्हारे घर आई है। करण हैरान होकर मनु और उसकी माँ को देख रहा था। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।